नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता पहले झारखंड हाईकोर्ट में जाए। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी सम्मन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का शरण लिया था, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस का निर्देश दिया। जानकारी हो कि जमीन घोटाले के एक मामले में अब तक ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 3 सम्मन जारी किया जा चुका है, लेकिन वे ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। ईडी ने फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री को सम्मन भेजकर रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। उनके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट माननीय मुख्यमंत्री गए थे न्याय की आशा में। पहले भी न्याय मिला है हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से, और जो निर्देश है उसका सम्मान हम करते हैं। न्याय की उम्मीद से हम गए थे, उसमें डिनायल नहीं है। एक निर्देश दिया गया है, एक सुझाव दिया गया है कि आप जाएं, उच्च न्यायालय में जाएं, वहां न्याय नहीं मिलता है तब आप मेरे पास आए। तो हम अभी भी आशान्वित हैं, उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी और हमारे पक्ष में फैसला। धन्यवाद। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि पता नहीं झारखंड के मुख्यमंत्री किनकी सलाह पर चलते हैं, क्योंकि किसी जांच एजेंसी को जांच से रोकने के लिए जाना तर्कसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यही होना तय था। संवैधानिक पद पर बैठे सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की जांच का सामना करना चाहिए, जांच में सहयोग कर आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार कौन हैं, किनके सलाहकार पर वो चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी भी एजेंसी के जांच में बाधक नहीं बन सकता है, किसी भी एजेंसी को जांच करने से नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो वो संस्था है, जब हम नीचे के कोर्ट में न्याय हम नहीं पाते हैं या हम समझते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, उस स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन किसी जांच एजेंसी को जांच से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना, ये अपने आप में उसी दिन तय हो गया था कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यही होने वाला है। बेहतर तो ये है कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे श्री हेमंत सोरेन जी को ईडी की जांच का सामना करना चाहिए। पूर्व में भी वो जांच का सामना कर चुके हैं, फिर से सामना करना चाहिए। ईडी के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ईडी को एक मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेवार पद पे बैठे व्यक्ति को 4 बार सम्मन करना पड़े, इससे संदेश गलत जाता है। पूरी तरीके से उनको जांच में पारदर्शिता के साथ सहयोग करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होने देना चाहिए। झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता एवं वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा का 17 सितंबर को दिल्ली के वेदांता अस्पताल में निधन हो गया। अनिल कुमार सिन्हा की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब चल रही थी, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया गया था। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची लाया गया। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई भाजपा नेताओं ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिवंगत पूर्व महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा जिंदा दिल इंसान रहे। इनका जाना बेहद ही दुखद घटना है। उनकी कमी हमेशा खलेगी। परमात्मा से प्रार्थना है कि इन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे एवं उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। जनरल बनाए थे महादेव, क्योंकि मैं जानता था कि इस व्यक्ति के अंदर में जो एक दिलेरी थी, दिलेर जिसको कह सकते, बेझिझक अदालत में कानून के लिए वो लड़ पड़ते थे जजों के साथ में। तो आज मैं कह सकता हूँ
कि हाई कोर्ट के रांची हाई कोर्ट के एक सीनियर और दिलेर अधिवक्ता का जाना अपने आप में बड़ा दुखद घटना है और उसकी दिलेरी का तो शायद पूर्ति होते अभी दिख नहीं रहा है। वो हम सब लोगों को उसका भाव महसूस होते रहेगा और मैं परमात्मा से इतना ही विनती करता हूँ कि अपने चरणों में उनको जगह दे और उनके शोक संतप्त परिवारों को इस समय साहस दे। इधर जमशेदपुर में टाटा मोटर्स कंपनी प्रबंधन एवं टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच ऐतिहासिक बोनस समझौता सोमवार को हुआ, जहां पहली बार 355 कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया तो वहीं 10.1% बोनस पर भी समझौता संपन्न हुआ। बता दें कि टाटा मोटर्स कंपनी में यूनियन द्वारा प्रत्येक बार स्थायीकरण पर ज्यादा जोर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा 22 कर्मियों को जल्द से जल्द स्थायी किया जा सके। इस बार भी यूनियन ने स्थायीकरण पर ही ज्यादा जोर दिया था, जहां विगत वर्ष 201 कर्मचारी स्थायी हुए थे, वहीं इस बार सर्वाधिक 355 कर्मचारियों का स्थायीकरण हुआ, जिसमें टाटा मोटर्स की 5 नर्सें भी शामिल है। इस समझौते के बाद तमाम कर्मचारियों ने यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह एवं महामंत्री RK सिंह का जोरदार स्वागत किया। साथ ही कंपनी गेट से लेकर यूनियन कार्यालय तक एक रैली भी निकाली, जहां सभी ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। समझौता हुआ है वो सबसे बड़ा जो हम लोगों के बीच में खुशी का एक माहौल रहता है कि हमारे जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनका स्थायीकरण होना, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या 355 इस बार पहली बार हुई है और इससे 355 घरों में और उसके पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। और टाटा मोटर्स के सभी कर्मचारियों के ही बच्चे हैं वो भी, तो बोनस यहाँ मायने नहीं है, बोनस तो ठीक है, अच्छा है, पहले से बढ़ोतरी भी हुआ है, लेकिन साथ ही उनके बच्चे ही आने वाले समय में स्थायी हुए, ये सबसे खुशी का माहौल है। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इसमें सिर्फ बोनस और स्थायीकरण के साथ साथ टाटा मोटर हॉस्पिटल कॉलोनी और आने वाले हम लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए कैसे उनका एम्प्लॉयमेंट लगातार होता है उस पर भी चर्चा हुई है। जैसा महामंत्री जी ने आपको बताया भी है कि आने वाले समय में FTA के थ्रू बच्चे लिए जाएंगे और जो भी बच्चे होंगे वो FTA और डिप्लोमा जो उनका टाइम फिक्स होगा उसके बाद उनको स्थायीकरण की बात हम लोगों ने रखी है और प्रबंधन ने लगभग सहमति दी है। आने वाले समय में बहुत जल्द उस पर हम लोग साइन करके उसको फाइनल करेंगे। आज जो हम लोग का बोनस समझौता हुआ है, टाटा मोटर्स प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन ने मिल करके एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जो कि आज के समय में, आज के परिवेश में आप देखते होंगे कि कोविड के समय से आज भी बहुत सारी कंपनियों में मंदी का दौर है, बहुत सारे जगह में छटनी हो रहा है। उस पीरियड में भी आज हम लोगों ने मिल करके, यूनियन के लोगों ने या प्रबंधन के लोगों ने मिल करके, जो कि आज तक ये नंबर एक बार में नहीं हुआ था, 355 लोगों का अस्थायी साथियों का स्थायीकरण हुआ, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है। प्रबंधन के साथ बहुत सारी चीज़ों पर बात किया है। 355 में हम लोगों ने 5 जो हमारी सिस्टर हैं, आप देखे होंगे कि कोविड के समय में टाटा मोटर्स हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर्स और सिस्टरों ने मिल करके एक बहुत अच्छा नाम किया था। इन लोगों ने ऐसा काम किया कि जमशेदपुर नहीं बल्कि झारखंड के जितने भी VIP लोग थे या आम लोग थे, उनके लिए लगता था कि हमको टाटा मोटर्स में बेड मिले। और उस समय से हम लोग का भी ये फोकस रहता है कि टाटा मोटर्स प्रबंधन और यूनियन मिल करके वहाँ की जितने भी सिस्टरें हैं उनको भी प्राथमिकता देते हुए इस बार भी हम लोगों ने 5 सिस्टरों को अस्थायी करने का काम किया है। कंपटीशन के इस मार्केट में हम लोगों को दक्षता वाले लड़के मिले, उसके लिए भी हम लोगों ने पहल किया है कि आप FTA जो लेते हैं और उससे जो बच्चे निकलते हैं उनको 15 साल, 20 साल, 12 साल परमानेंसी में नंबर आता है। तो जो स्किल्ड बच्चे हैं उनको लगता है कि हम इतना मेहनत करके कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने सुझाव दिया है कि ये कर्मचारी साथियों के जो बच्चे हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देने के बाद 2 साल का उसका या 3 साल का जो अप्रेंटिस का पीरियड है, उसके अलावा तुरंत उसको प्रोविजनल पीरियड में लीजिए, उसको परमानेंट कर दीजिए।
इधर झारखंड सचिवालय सेवा में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्यरत मधुरिमा सोनी टीवी के केबीसी कार्यक्रम में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी खेलती नजर आएंगी। ये सचिवालय सेवा एवं राज्य के लिए गौरव की बात है। मधुरिमा 2013 बैच की प्रशाखा पदाधिकारी है। मधुरिमा ने केबीसी के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि यदि आपको केबीसी में जाना है तो आप लगातार प्रयासरत रहिए। आपका प्रयास एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगा। वहाँ का टीम वर्क काफ़ी सराहनीय और प्रेरणादायक है। केबीसी के टीम वर्क की तरह हमारा भी प्रयास होगा कि हम भी उसी प्रकार का टीम वर्क करें। बताते चले कि केबीसी आज ख्याति प्राप्त सीरियल है। सामान्य ज्ञान में पकड़ रखने वाले लोगों के लिए एक सुनहरा मौका होता है। साथ ही जिंदगी में परिवर्तन लाने का भी एक चांस भी है। केबीसी में जाने के लिए हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि लगी रहिए। वो एक ऐसा मंच है कि आप वहाँ पे जाके अमाउंट भी जीत सकते हैं। एक तो आप स्टार बन ही जाते हैं वो अलग बात है। और सबसे अच्छा होता है ना कि सर से मिलना। जितना हम लोग सुनते हैं कि सर मेगा स्टार है, उनमें थोड़ा भी घमंड नहीं है। वो बैक कैमरा भी वैसे ही आपके साथ बात करते हैं जैसे आपके साथ फ्रंट कैमरा बात करते हैं। तो सर को देख के बहुत कुछ सीखने मिलता है। खासकर वहाँ की टीम का जो वर्क कल्चर था वो हमको बहुत अच्छा लगा। वो लोग एक दूसरे के साथ मतलब इतने मिलजुल के काम करते हैं ना, और उनमें जो एनर्जी होता है ना, वो देख के हमको बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि वो हम लोग में भी आए। वहीं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत किया जाता है। इस बार ये शुभ तिथि 18 सितंबर दिन सोमवार को है। इस दिन विधि विधान के साथ सनातन संस्कृति मान्यता के अनुसार सुहागिन महिलाओं द्वारा व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। राजधानी रांची के विभिन्न मंदिरों एवं घरों में सुहागिन महिलाओं द्वारा व्रत रखकर पति के दीर्घायु के लिए माता पार्वती व शिव की उपासना की जाती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखकर पूजा अर्चना करती है और माता पार्वती व शिव से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। पूजा कराने वाले आचार्य ने हरितालिका व्रत के बारे में विशेष तौर पर बताया कि इसके पूजन से और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव एवं उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं हरतालिका व्रत रखने वाली महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर इस व्रत की महिमा का गुणगान किया। फूली शिव दुआरी सेवा, राम दुआरी डाली फूली शिव दुआरी सेवा, हे महादेवा की रार बड़ सेवा, हे महादेवा की रार बड़ सेवा। दौरा भर पूजा के पार्वती देव रानी की, हे महादेवा की रार बड़ सेवा, हे महादेवा। लेकिन इसके पीछे जो यहाँ किताब में जो हरितालिका व्रत कथा है उसमें बताया गया है कि बचपन से ही शंकर जी का ध्यान था और उनके लिए ही तपस्या की थी। धुआं पीकर ठंड के मौसम में मैदान में बैठ के करती थी। बारिश आता था तो मैदान में खड़ी रहती थी, गर्मी में आग ताप के। कहने का मतलब कि बहुत कठिन तपस्या की थी शंकर भगवान को पाने के। और तीज मनाया जाता है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, जिस दिन हस्त नक्षत्र का भी योग हो। और महिलाएं घर में करती हैं। यहाँ इस हेतु गांव में लोग मंदिर में ही आके करते हैं। यहाँ देख सकते हैं सब मंदिर में लोग पूजा करती है। सवेरे से लेकर के शाम तक, रात तक लोग यहाँ पूजा करती हैं अपने पति की। चूँकि पार्वती जी ही पूजा की थी। ऐसे तो किताब में लिखा है कि पति पत्नी दोनों कर सकते हैं, लेकिन पार्वती जी शंकर जी को पाने के लिए की थी। इसलिए अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए, लंबी उम्र के लिए महिलाएं ये हरितालिका व्रत कथा कहती हैं। इधर कुड़मी विकास मोर्चा द्वारा राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि आगामी 20 सितंबर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर कुड़मी समाज द्वारा अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम किया जाएगा। कुर्मियों के मुताबिक आज़ादी से पूर्व कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 1950 के बाद इस जाति को अनुसूचित जनजाति से अलग कर दिया गया। तभी से ये समाज जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार संघर्षरत रहा है।
लोकसभा के विशेष सत्र में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग केंद्र सरकार से की गई है। साथ ही कुरमाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग कुर्मियों द्वारा की गई है। इसके पहले भी कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर रेल चक्का जाम किया गया था, जिससे रेल यातायात लगभग चरमरा सा गया था। समाज गोलबंद है। उम्मीदवारी हम लोग तो सामाजिक संगठन है, कोई हम लोग पॉलिटिक्स में ये संगठन नहीं है, कोई हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। समाज का संवैधानिक अधिकार के लिए संगठन है और उसी के तहत गोलबंद है। अगर नहीं करेगी, अभी मेरा मामला भारत सरकार के पास है, नहीं करेगी, समाज निर्णय लेगा कि भारत सरकार को झारखंड से कैसे यहाँ से ख़त्म करना है। लेकिन आपके इस फैसले को घाटा होगा तो ये ठीक है, राजस्व को तो घाटा होगा, लेकिन कुर्मियों को जो घाटा हो रहा है 72 वर्षों से, उसका क्या? हम लोग को कौन उसका जो भरपाई कौन करेगा? जो कुर्मियों को जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई कौन करेगा? ये अगर मान लीजिए रेल टेकने के लिए अगर कुर्मी लोग आएंगे स्टेशन पे, रेल रोकेंगे, और ये तैयारी 1-2 दिन की नहीं है, क्या लगभग 15 से 20 हज़ार पर डे रहेगा। ऐसा तैयारी कुर्मी लोग करके और उतरे हैं। मानना पड़ेगा सरकार को, नहीं मानेगी तो फिर हम लोग रेलवे ट्रैक से बाहर नहीं जाएंगे और दोबारा झारखंड में उनका सारा चीज़ हम लोग खत्म कर देंगे। कोई राजनीतिक रूप से कोई एक MP जीतने नहीं देंगे अगर नहीं मानेगी बात तो। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत रामदास भट्टा निवासी विशाल प्रसाद की हत्या का आरोपी सह विशाल के मित्र अभिषेक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि घटना के 15 घंटों के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अभिषेक ने बताया है कि उसकी मोबाइल चोरी हो गई थी। उसे शक था कि उसका मोबाइल विशाल ने ही चुराया है। वह विशाल को अपने साथ घर से बुलाकर ले गया था। बहस के बाद गुस्से में आकर उसने गोली चला दी। इस मामले में अभिषेक के साथी शाहरुख खान का नाम भी सामने आया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि अभिषेक पूर्व में भी NDPS के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्तौल और एक गोली भी बरामद कर ली है। उसी क्रम में जांच के दौरान जब उसका इलाज हो रहा था तो व्यक्ति का डेथ भी हो गया। तो इसी क्रम में फिर तुरंत हम लोगों ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसमें बिष्टुपुर थाना प्रभारी स्वयं थे और उसके अलावा हमको लगता है कदमा थाना प्रभारी भी थे और उनकी तरफ से भी हम लोग को ऑफिसर्स का सहयोग मिला और हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति ने घटना कारित की थी उस व्यक्ति को हथियार के साथ मात्र 15 घंटों में गिरफ्तार किया और अब हम उसको न्यायिक प्रतिरक्षा में भेज रहे हैं। और इसके साथ एक और व्यक्ति के ऊपर नामजद FIR किया गया था, उसके लिए भी धरपकड़ के लिए टीम लगी हुई है। जल्द ही आशा करते हैं वो भी गिरफ्तार होगा और हम लोग उसको भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस घटना में मारने का जो अभी तक जो कारण बता रहा है व्यक्ति की कोई ऐसा विशेष इनकी एनिमिटी या राइवलरी नहीं थी, ये दोनों बल्कि दोस्त ही थे एक दूसरे के। पर जो व्यक्ति ने गोली मारी है उसका मोबाइल गायब हो गया था। उसको ऐसा शक था कि उसके दोस्त ने जिसको उसने गोली मारी है उसी ने ये मोबाइल को चुराया है। तो उसी क्रम में मतलब इसका कहना है कि उसने गोली मारी है, परंतु ये जांच का विषय है, हम लोग इसमें गहन जांच करेंगे। हो सकता है कोई और भी कारण हो, बट अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में हम लोग के सामने आया है वो यही कारण आया है। जमशेदपुर के भुइयाडीह स्लैग में एक महिला द्वारा वीडियो वायरल होने के बाद आत्महत्या कर लिए जाने के मामले को लेकर परिवार के लोगों ने आज सीताराम डेरा थाना में जमकर बवाल काटा। वे लोग महिला के पति व उसके परिवार के लोगों को जिम्मेदार बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। जानकारी हो कि भुइयाडीह स्लैग रोड की रहने वाली 35 वर्षीय बिंदिया मुखी ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो में पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। वीडियो अपनी बहनों को भेजने के बाद ही उसने कमरे का दरवाजा बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बिंदिया मुखी को दरवाजा तोड़कर फंदे से उतारा गया और MGM अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मुखी समाज के मुखिया परेश मुखी के नेतृत्व में परिवार वालों ने सीताराम डेरा थाना का घेराव कर पति राम मुखी, उसकी सास सोमवारी, जेठानी मनसा, जेठ जीतू मुखी और भतीजा साहिल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। DSP वीरेंद्र राम ने परिजनों का आश्वस्त किया कि अनुसंधान पूरा कर आरोपियों को जल्द से जल्द जेल भेज दिया जाएगा। वहीं मृतिका का पति राम मुखी भी थाना पहुंच गया और उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जीतू से जो मेरे को हस्बैंड वाइफ का लड़ाई होता तो बहुत मारता पीटता है, और मनसा मुखी
मेरा जिंदगी खराब कर दिया है। इतना टॉर्चर करता है कि हम मर भी नहीं सक रहे, इसीलिए मैं अपना आत्महत्या कर रही हूँ। सर मेरा बच्चा लोगों का इंसाफ दिलाइएगा। उसको ही कि इसको रखते हुए भी दूसरा औरत का पीछे था और उस सपोर्ट में था उसका पूरा परिवार। जब भी उसको मारता था, आने से भी मारता था। बहन इतना बोलती थी कि इतना सब कुछ छोड़ दिए, बाल बच्चा को छोड़ दिए तेरे लिए, और तुम मेरे को काहे छोड़ के जा रहा। हाथ पाँव पकड़ने लगा, उसको इतना मारने लगा। इतना साल इतना दिन तक उसका साथ था। अरे लगातार 1 महीना से उसको टॉर्चर करने लगा था। बहन तो बड़ी बहन तो चल गई, हो तो हम लोग को कुछ बताई ही नहीं। बाद में ना हम लोग को पता चला कि ऐसा बात है कि मुखिया तक भी ये सब बात चल गया है कि मुखिया लोगों को बोला था कि हम बहन लोगों को बोलेंगे, माँ को बोलेंगे। मेरा माँ लोगों का क्या है जो लोग को हम इतना टेंशन देंगे। अपना खुद का कुछ गलत किया तो हम खुद अपना सॉल्व कर लेंगे बोल के वो मार भी खाती थी, अत्याचार भी सहती थी। पति भी उसको मार मार के पूरा एक बराबर कर दी थी। इतना सारा लोड हो गया था। मेरा बहन लास्ट में क्या मरी कि वो मार दिया वो हम नहीं जानते सर, लेकिन वो लटका हुआ था। मरने के पहले उन सबको अरेस्टिंग किया जाए जो जिनके कारण वो आत्महत्या की है। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें दिखाया, तो हम लोगों ने समाज की बात है, दोनों पहलू को देखते हुए हम लोग ने विद्यामुखी को परिवार को समझाएं कि जिन पर आप इन लोग का आरोप है उस पर आप जांच करके उन पर केस कीजिए। तो इन लोग पहला प्राथमिकता दिया था प्रशासन डीएसपी साहब के माध्यम से कि वो केस कर रहे हैं, उसके बाद अनुसंधान करेंगे और जेल भेजेंगे। अभी फिलहाल उनका पति को लोग जेल भेज रहा है। यही पर प्रशासन की तरफ से हम लोग को हेल्प मिला है। इसमें हम लोग मीडिया को भी चाहेंगे कि आपने सुबह से ही जो हमारे लोग को और सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, मदद करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटानगर रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज की सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही है। आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। रेल प्रबंधन हो या जिला प्रशासन, दोनों को ही इसके लिए स्थानीय लोग जवाबदेह मानते हैं। वर्तमान समय में रेलवे ओवरब्रिज की सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस गड्ढे की वजह से लगातार लोग चोटिल हो रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि कई बार वाहन चालक इस गड्ढे की चपेट में आकर गंभीर रूप से जख्मी भी हो जाते हैं। रेलवे ओवरब्रिज जहां से शुरू होता है वहां से लेकर अंतिम छोर तक सड़क की स्थिति बद से बदतर है, पर देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। पलटी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, या प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जगह जगह गड्ढा बना हुआ है। हम लोग टेम्पू चालक को बहुत दिक्कत होता है। झरझर हो जाएगा रोड, अभी कुछ जाने नहीं रह जाएगा। ऐसा रोड है, परेशान हो जाता है। बस नहीं होता और क्या, रोड बनता है, ये रोड क्यों नहीं बनता है। साल भर पहले भी सड़क की ऐसी ही दुर्दशा थी। काफी हो हंगामा के बाद रेल प्रबंधन द्वारा आनन फानन में सड़क रिपेयर का काम करवाया गया, लेकिन मजे की बात तो ये है कि रिपेयर का कार्य भी महज खानापूर्ति रहा, क्योंकि स्थिति पुनः वैसी हो गई है जैसे 1 वर्ष पहले थी। बताते चले कि रेलवे ओवरब्रिज मुख्य मार्ग शहर के कई हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ता है, लेकिन सड़क की बदतर हालत से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस मार्ग से होकर गुजरना एक जोखिम भरा यात्रा है। टाटानगर जो है स्टेशन का मुख्य सड़क है और रेल डिपार्टमेंट के अधीन है, इसलिए इसको करीब 2 साल से यही है। अगले साल भी पूजा में लोग को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बार भी दुर्गा पूजा मुश्किल का महीना भर बचा है, जिसमें कि आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। अभी बरसात हुआ नहीं है, लेकिन पानी देखिए पूरा जमाव है। और इसी प्रकार बच्चे यहाँ से मुख्य सड़क है, ये बड़ा मई सोते हुए साक्षी बिष्टुपुर कदमा सोनारी पूरे शहर को जोड़ती है। लोग केरला पब्लिक और विभिन्न स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने, उन लोगों को भी बहुत तरीका की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो रेलवे डिपार्टमेंट को चाहिए कि अभी समय भी है, महीना भर समय है, इस सड़क का कम से कम मरम्मतीकरण तो विलम्ब करवाए। और इसके लिए विभिन्न लोगों के द्वारा रेलवे डिपार्टमेंट को बोला भी गया है, लिखित भी दिया गया है, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट कान में तेल डाल के सोया हुआ। का जो मुख्य जो पुलिया है
आप देखिए कि पूरा जर्जर हो चुका है। बराबर यहाँ पर 10-20 एक्सीडेंट हो रहे हैं। स्कूल के बच्चे केरला पब्लिक स्कूल बगल में है। बराबर सुबह का टाइम में बच्चों को स्कूल जाने के समय में दुर्घटना के कारण, जाम हो जाने के कारण उन बच्चों का स्कूल छूट गया। सबसे बड़ी बात है ये सड़क, जिला प्रशासन, रेलवे को यथाशीघ्र इस सड़क का निर्माण जो है करना चाहिए, और नहीं तो जिला प्रशासन इस पर अविलंब ध्यान दे। दुर्गा पूजा करीब आ चुका है। मेले का यहाँ पर जमशेदपुर में बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है और लाखों लोगों का जो है वर्मा मंच दुर्गा पूजा पंडाल में लोग दर्शन करने जाते हैं। और मुख्य सड़क यही एक रास्ता है जो वर्मा मंच को जोड़ती है। स्टेशन से जाने के लिए ये मुख्य सड़क है और यही एक सहारा जो है यहाँ की कम से कम 2.5 लाख जनता इसी सड़क से गुजरती है, जो समस्या का अंबार बना हुआ है। जिला प्रशासन से पुनः आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि रेलवे को दबाव डाले और रेलवे से इस योजना को या तो पूरा कराए, नहीं तो यहाँ के माननीय सांसद महोदय, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, जो भी लोग हैं, इस कार्य को यथाशीघ्र करा करके दुर्गा पूजा से पहले इस समस्या का समाधान करें। और मैं प्रेस मीडिया के आम जनता जनार्दन से भी आग्रह करता हूं, अगर इस तरह का समस्या का समाधान नहीं होता है तो बाध्य होकर के अब बागबेड़ा महानगर विकास समिति बड़े पैमाने के आंदोलन के लिए अब सड़क पर उतरेगी। मात्र हम लोग जो है अब जिला प्रशासन को मात्र 1 सप्ताह का समय देते हैं। 1 सप्ताह के बाद अब इस पर हम लोग जो है विचार करेंगे और इस पर आंदोलन के लिए कूदने को बाध्य होंगे। इधर जमशेदपुर के सांची थाना अंतर्गत मनोकामना मंदिर के पास कोलमुरी की महिला गुड़िया कुमारी से पर्स की छिनतई के मामले में पुलिस ने गुरप्रीत सिंह उर्फ अनमोल और के शशिकांत राव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से कुछ नगद राशि व 8 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसकी जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि रविवार दोपहर गुड़िया अपनी बहन के साथ स्कूटी में बाजार से अपने घर जा रही थी। रास्ते में पीछे से एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे गुड़िया और उसकी बहन दोनों सड़क पर गिर पड़ी। उसके बाद बाइक सवार युवकों ने गुड़िया का पर्स छिनतई कर ली और फरार हो गए। इसके अलावा टेलको के मनीफीट में भी एक महिला से दोनों ने पर्स छिनतई की थी। इसके अलावा भी दोनों ने छिनतई की गई घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने गुरप्रीत के पास से बाइक, 1500 नगद और 5 मोबाइल फोन बरामद कर जब्त कर लिया है। वहीं शशिकांत राव के पास से 3 मोबाइल और 1000 नगद रुपए बरामद किए गए हैं। एसपी ने दावा किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से शहर में छिनतई की घटनाओं में कमी आएगी। घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक बच्चे का भी गिर जाने के कारण चोट लगा था, तो उसकी मां के द्वारा थाने में शिकायत किया गया। थाना प्रभारी द्वारा मामले का तुरंत संज्ञान लिया गया और एक केस रजिस्टर किया गया 163 पेज। उसी के जांच के क्रम में जब आगे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये बात सामने आई कि व्यक्ति पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका था और इसका हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ। तो तुरंत एक विशेष दल का गठन किया गया और उन लोगों ने छापामारी करी और लेस देन हमको लगता है 8 to 10 आवर्स इन लोगों ने लगाया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और उसके पास से जो उसने छिनतई में बैग छीना था, उसमें कुछ पैसा था, आईडी कार्ड था, वो सब भी हमको बरामद हुआ है। और इनकी निशानदेही के आधार पर हम लोगों को इन्होंने पूर्व में जो मोबाइल छिनतई की थी, ये 2 लोग हम लोग को मिले हैं, तो इन लोगों के द्वारा जो मोबाइल छिनतई की घटनाएं थी अंजाम दी गई थी, वो भी हम लोगों को मोबाइल भी बरामद हुए हैं। और इसमें एक और चीज जो है कि ये लोगों के द्वारा ये घटनाएं पहले भी और अलग अलग थाना में भी अंजाम दिया गया है। हमको लगता है टेलको में भी इसके ऊपर केसेस जैसी एंट्री हो कल ही किया था। टेलको थाना क्षेत्र में भी इन्होंने कल एक घटना को अंजाम दिया था और भी मतलब ये न्यूइसेंस बना हुआ था वहां पे। तो एक ये अच्छी बात है हम लोग के लिए कि एक और छिनतई करने वाले एक व्यक्ति को मतलब इनफैक्ट 2 लोग हैं, तो इनका एक तरह से छोटा सा गैंग ही बना रखा था, तो उसको गिरफ्तार करके हम लोग न्यायिक अपरक्षा में भेज रहे हैं। वहीं सरायकेला जिले के कांडा थाना क्षेत्र के लाहकोटी निवासी द्रोणाचार्य महतो को जमीन विवाद में पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया गया है, जिसे लेकर द्रोणाचार्य महतो ने कांडा थाना में मारपीट के लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार द्रोणाचार्य महतो ने घटना के संबंध में कांडा थाना में लिखित रूप से शिकायत करते हुए बताया है कि शशांक महतो द्वारा उन्हें जबरन जमीन से बेदखल किया जा रहा है। वह बार बार उनके जमीन पर अपना दावा करता है, जिसको लेकर शशांक महतो का उनके साथ विवाद उत्पन्न हुआ।
इसी विवाद के बाद शशांक महतो ने उसे लाठी से पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना के बाद पीड़ित द्वारा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद घायल को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। वहीं पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। रास्ता पूजा करवार जन्य गाड़ी दुआर चली आसिया झंझट झामेला करे गाड़ी के गड़ाई दलटा गड़ाई भांगे दिले बाद पिटे বলছে এই জায়গাটা এখানে দুটো তিনটে রাস্তাটা কাদা করছে বলছে রাস্তা এটা আমার ওটা ভিতর দিকে ধোয়া অমুক ফাল্লা কিছু করে লাগছে সেরকম। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।